आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम दुनिया के सबसे दिलचस्प और पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर भू राजनीतिक गठबंधनों में से एक की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। बाहर से देखने पर शायद ये सिर्फ दो देशों का आम सहयोग लगे, लेकिन असल में इसके पीछे 80 साल पुराना एक ऐसा जबरदस्त लेनदेन छिपा है जिसने मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की पूरी राजनीति को आकार दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को डिकोड करते हैं। चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं, क्योंकि ये आज के समय का एक बहुत ही हैरान करने वाला विरोधाभास है। सोचने वाली बात है, एक तरफ दुनिया का एक बेहद अमीर देश है जो अपनी सुरक्षा एक आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन परमाणु हथियारों से लैस देश से खरीद रहा है। ये कोई थ्योरी नहीं है। हाल ही में जब संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से अपना $3.5 अरब का कर्ज वापस मांगा, तो सऊदी अरब ने आगे बढ़कर वो पैसा चुकाया। और इसके ठीक उलट ईरान के साथ तनाव के दौरान पाकिस्तान ने बिना समय गंवाए अपने 13,000 सैनिक और लड़ाकू विमान सऊदी अरब के एयरबेस पर तैनात कर दिए। साफ है, ये कोई सामान्य कूटनीति तो बिल्कुल नहीं है। अध्याय 1, एक रणनीतिक दोस्ती की शुरुआत। अब सवाल है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इस गठबंधन की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के आधिकारिक तौर पर वजूद में आने से पहले ही इस ऐतिहासिक रिश्ते की मजबूत नींव रख दी गई थी। इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। साल 1940 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर प्रस्ताव के जरिए एक नए देश की मांग की थी, ठीक तभी सऊदी अरब के राजा इब्न सऊद ने अपने बेटे को लाहौर भेजा और इस विजन का खुला समर्थन किया। बात यही नहीं रुकी। 1943 के बंगाल अकाल में सऊदी अरब ने आर्थिक मदद भी भेजी, और वो भी तब जब उनके पास तेल का कोई बड़ा खजाना नहीं था। 1946 में संयुक्त राष्ट्र में मुस्लिम लीग के नेताओं की पैरवी भी की गई। ये कोई छोटे कदम नहीं थे, बल्कि एक लंबा राजनीतिक निवेश था जो आखिरकार 1951 की मैत्री संधि में जाकर तब्दील हो गया। उस वक्त दोनों ही देशों को एक दूसरे की सख्त जरूरत थी। एक तरफ सऊदी अरब के राजा को इराक और मिस्र जैसे अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अपनी धार्मिक वैधता साबित करनी थी। उन्हें एक ऐसा मुस्लिम सहयोगी चाहिए था जो अरब न हो, ताकि वे बिना किसी क्षेत्रीय चुनौती के मक्का के संरक्षक होने का दावा कर सके। वहीं दूसरी तरफ नवगठित पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर मान्यता और एक शक्तिशाली मुस्लिम दोस्त की सख्त जरूरत थी। वजह साफ थी, बाकी अरब देशों को उस वक्त इस नए देश में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इस तरह दोनों ने एक दूसरे की कमी पूरी कर दी। अध्याय 2, सैन्य ताकत के लिए तेल का पैसा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ये रिश्ता भी पूरी तरह से बदलता गया। 1960 के दशक तक आते आते ये शुरुआती कूटनीतिक दोस्ती एक बेहद स्पष्ट और व्यवस्थित सैन्य ताकत के बदले नकद वाले बार्टर सिस्टम में बदल गई। यहाँ एक एकदम परफेक्ट मैच देखने को मिलता है। सऊदी अरब के पास तेल का बेशुमार पैसा आने लगा था। उन्होंने ब्रिटिश लाइटनिंग जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान तो खरीद लिए थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्हें उड़ाने के लिए उनके पास योग्य पायलट और एक मजबूत घरेलू सेना नहीं थी। अब पाकिस्तान की ओर देखें तो उनके पास एक बहुत बड़ी और युद्ध का अनुभव रखने वाली सेना थी, लेकिन अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता थी। 1965 के युद्ध के बाद जब पाकिस्तान से अमेरिकी हथियारों का एक्सेस छिन गया, तब इन दोनों देशों के बीच ये रक्षा सहयोग बिल्कुल स्वाभाविक कदम बन गया। पाकिस्तानी पायलट सऊदी अरब गए और बदले में पाकिस्तान को जरूरी आर्थिक सहारा मिला। और ये इस बात को शानदार ढंग से दर्शाता है कि ये वित्तीय सहयोग किस चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गया था। $5 अरब, ये वो विशाल रकम है जो 1979 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के बाद अफगान मुजाहिदीन को फंड करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर दी थी। इस पूरी प्रक्रिया में काम का बंटवारा बिल्कुल साफ था। सोवियत संघ से सऊदी तेल क्षेत्रों को बचाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने लड़ाकों को हथियार देने और ट्रेनिंग देने का सारा जमीनी काम संभाला। इसके बदले में सऊदी अरब ने सीधे तौर पर किसी महाशक्ति से युद्ध मोल लिए बिना ही प्रॉक्सी फंडिंग की। इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने पाकिस्तान में ऐसे सख्त धार्मिक मदरसों को फंड किया जो उस समय जनरल जिया उल हक की घरेलू राजनीतिक नीतियों के बिल्कुल अनुकूल थे। एक ही दशक के भीतर इन मदरसों की संख्या 900 से बढ़कर 8,000 हो गई। ये सिर्फ एक सैन्य सहयोग नहीं था, ये एक ऐसा कदम था जिसने पाकिस्तान के सामाजिक तालेबाने को हमेशा के लिए बदल दिया। अध्याय 3, परमाणु छतरी की फंडिंग। चलिए यहाँ थोड़ा रुककर 1970 के दशक के उस सबसे बड़े अस्तित्व के संकट पर बात करते हैं जिसने इस पूरे रिश्ते को सबसे बड़ी भू राजनीतिक बीमा पॉलिसी यानी
परमाणु बम की ओर मोड़ दिया। ये संख्या 1971 के युद्ध के उस भारी नुकसान की याद दिलाती है जब पाकिस्तान के 90,000 सैनिक युद्धबंदी बन गए थे और एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। पाकिस्तानी सेना के लिए ये केवल एक सैन्य हार भर नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक झटका था जिससे उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए थे। इसी हताशा के बीच पाकिस्तानी नेतृत्व को ये समझ आ गया था कि उन्हें खुद को बचाने के लिए अब एक स्थायी डेटरेंट की आवश्यकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये बेहद नाटकीय बयान कि हम घास खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन अपना परमाणु बम बनाना जारी रखेंगे, उसी बेचैनी को दर्शाता है। ठीक यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद 1972 में पाकिस्तान के एक बेहद सीक्रेट परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी गई। लेकिन एक परमाणु बम बनाने के लिए अथाह पैसे की जरूरत होती है, जो उस वक्त पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं था। तो ये मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब इस कालक्रम से मिलता है। 1973 के अरब-इजराइल युद्ध के कारण तेल की कीमतों में भारी उछाल आया और सऊदी अरब के खजाने भर गए। सऊदी के इसी पैसे ने पाकिस्तान के परमाणु प्रोजेक्ट के लिए गुप्त फंडिंग का काम किया। असल में देखा जाए तो रियाद को इजराइल जैसे क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिए अपना खुद का एक मुस्लिम बम मिल रहा था। ये दिलचस्पी इतनी ज्यादा थी कि पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक AQ खान ने खुद सऊदी रक्षा मंत्री को इन सुविधाओं का दौरा कराया था। और जब मई 1998 में भारत और फिर पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण किए तो पूरी दुनिया से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगने का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए सऊदी अरब ने हर दिन 50,000 बैरल मुफ्त तेल देने का वादा किया। ये कोई व्यापारिक छूट नहीं थी, बल्कि एक बेहद अहम रणनीतिक संपत्ति को बचाए रखने की सीधी कोशिश थी। अध्याय 4 भू राजनीतिक संतुलन का खेल। अब इतिहास से निकलकर आधुनिक युग में आते हैं। आज के समय में एक बहुत बड़ी आर्थिक जटिलता ने जन्म ले लिया है, जिसने सऊदी अरब को एक मुश्किल कूटनीतिक संतुलन बनाने या कहें कि एक कूटनीतिक टाइटरोप पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। दशकों तक पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत पर दबाव बनाने के लिए इस्लामी सहयोग संगठन यानी OIC का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन हाल के वर्षों में एक बड़ा कूटनीतिक बदलाव देखने को मिला है। 2019 में भारत को OIC शिखर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और उसके बाद से सऊदी अरब ने व्यापक संबंधों को प्राथमिकता देते हुए कश्मीर के मुद्दे पर OIC की विशेष बैठकें बुलाने के पाकिस्तानी अनुरोधों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में बहुत दिलचस्प है वो ये सीधी तुलना है। जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। एक तरफ भारत और सऊदी अरब के बीच सालाना 45 अरब डॉलर का विशाल व्यापार है, जो कि पाकिस्तान के साथ होने वाले व्यापार से लगभग 9 गुना ज्यादा है। करीब 2.5 लाख भारतीय वहां काम करते हैं। सऊदी अरब के लिए भारत आज एक बेहद अहम आर्थिक भागीदार है, जबकि पाकिस्तान आज भी उनका ऐतिहासिक सैन्य रक्षक बना हुआ है। किसी भी देश के लिए ये एक बेहद जटिल कूटनीतिक स्थिति है। लेकिन इन सारी जटिलताओं के बावजूद सच यही है कि ये 80 साल पुराना लेन देन का सिस्टम आज भी न सिर्फ कायम है बल्कि तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की ग्वादर रिफाइनरी में 10 अरब डॉलर का निवेश किया, जो उनके विजन 2030 का ही हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, सितंबर 2025 का संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौता, जिसकी सबसे अहम शर्त यह है कि किसी एक देश पर आक्रमणता दोनों पर हमला माना जाएगा। साफ है कि ये पुराना गठजोड़ नए दौर में भी अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने ये बेहद अहम और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। उस देश का क्या होता है जो विदेशी रक्षा समझौतों के जरिए अपनी सीमाएं तो सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लेता है, लेकिन अपने ही नागरिकों को शिक्षित करने से ज्यादा पैसा अपनी सेना पर खर्च करता है? इस एक दूसरे पर निर्भर गठबंधन को बनाए रखने के लिए जो भारी समझौते किए गए हैं, उनका असली मूल्य क्या है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस ऐतिहासिक भू राजनीति को करीब से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।